हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के संबंध की अगर बात की जाए तो आज जैसे बिंदु के ऊपर आधारित हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही टारगेट करते हुए ये पूरी श्रृंखला, पूरी संकल्पना आपके साथ साझा की जाती है, जहां पर एक एक प्रश्नों, एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस सर्वर सेशन को यहां से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु, इसी पर्याय के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार है। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। और इसी बिंदु के साथ ही क्या करते हैं, आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। क्रम की अगर बात की जाए, श्रृंखला की अगर बात की जाए तो एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे और समझेंगे उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को भी। तो चलिएगा, विषय श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सम्मुख की भारत माता मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि भारत माता मंदिर हमारे यहाँ पर कहाँ पे अवस्थित है। नाम है आपके बनारस में, आपके कानपुर में, आपके इलाहाबाद में या फिर आपके लखनऊ के अंतर्गत भारत माता मंदिर। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध कहां से हो जाता है, भारत माता मंदिर। आज भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण मंदिर होता है। आप यूपी के परिपेक्ष में कह सकते हैं कि यूपी की आन बान शान, अगर इसकी बात की जाए तो इसके रूप में भी इसको पहचान मिलती है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में इसका संबंध कहां से होगा। अनुज, अत्री, सुफिया, अन्नू, शुक्ला, सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत है। खासा आप सबका अभिनंदन है। बस एक काम करिएगा कि इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खासा इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर पहली बार जुड़े हैं, और बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास भी क्या करेगा, इसे साझा करने की कोशिश करेगा। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, जीतू मल्होत्रा। भारत माता मंदिर यह कहां से समझता आपको दिख मिलता है। तो मुख्यतः आपने सुना होगा इस भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो यह कहां से समझता है, तो यह आज आपको बनारस में दिख मिलता है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस के परिपेक्ष में इसका नाम दिख मिलता है। और जिसको हम किस परिपेक्ष में देख पाते हैं, खासा आपने देखा होगा कि जितनी भी मंदिर होती है, अगर हम मंदिर परंपरा की बात करें तो उसमें अत्यधिक मात्रा में आपको मूर्ति दिख मिलती है। लेकिन यहां पर मूर्ति की जगह पर क्या होता है, आपने देखा होगा 2D स्वरूप नहीं बल्कि क्या होता है, यहां पर 3D स्वरूप में क्या किया गया है, आप कह सकते हो कि भारत का मैप लगा है। तो 3D स्वरूप की जब बात की जाए तो उसके अंतर्गत क्या है, भारत का मैप आपको दिख मिलता है। और इस भारत के मैप की जब बात की जाए तो भारत की मैप के परिपेक्ष में आप कह सकते हो इसका नाम हमें दिख मिलता है कि जैसे भारत का मैप आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस भारत के मैप में इसने क्या किया है, ये हिमालय की पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट, ये चिल्का झील, ये जितने आपके दर्रे वगैरह हैं, ये आपके कह सकते हो गुजरात का मुहाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया, इसके अंतर्गत उकेरा गया है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, इसके अंतर्गत पूरी तरीके से बड़ी तल्लीनता के साथ बनाया गया कि कोई अगर फर्स्ट विजिट में देखे तो उसे महसूस हो कि अरे वाह, यही तो भारत है। तो शुद्ध संगमरमर से बनाया गया क्या है, यह आपको दिख मिलता है। तो संगमरमर की जब बात की जाए तो संगमरमर से क्या है, इसको बनाया गया है। आज के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो बनारस में इसका नाम प्रमुख रूप से है। जीतू मल्होत्रा कहाँ पढ़ाते हैं भैया, यहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते हैं। तभी आपसे कहना है कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अन्यथा कहीं नहीं, केवल यहीं पे हम आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जीतू मल्होत्रा और अनुज अत्री कितने बजे प्रैक्टिस करते हैं, तो विशेष आप भी जानते हैं। क्लासेज का जो शेड्यूल है आप भी जानते हैं, सुबह 8 बजे क्या होती है, एक थ्योरी की श्रृंखला आती है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। फिर एक 9 बजे आपको क्या करते हैं, हम ट्रिक देने की कोशिश करते हैं ताकि जीके जीएस आसानी से याद कर पाएं। फिर आपकी शाम 5 बजे से विधिवत क्लासेस चलती हैं। 5 बजे शाम को क्या हो जाता है, अभी वर्तमान में जीके जीएस का एक प्रैक्टिस चल रहा है। फिर आपके 6 बजे क्या हो जाता है, 6 बजे आपका यूपी जीके वाला सेशन चलता है। 7 बजे आपका मैथ का सेशन चलता है। जल्दी आपको हिंदी और रीजनिंग की भी क्लास मिलेंगी। लेकिन 9 बजे की बात की जाए तो 9 बजे फिर क्या होता है, यूपीजी की मिलता है। तो ये कुछ विशेष क्लासेज आपकी वर्तमान में इस चैनल के माध्यम से हम आपको दे पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं बनारस, तो बनारस में भारत माता मंदिर आपको दिख मिलता है। भारत माता मंदिर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने कई बार सुना होगा, हम कई बार चर्चा भी करते हैं किसके बारे में, अन्नपूर्णा माता के बारे में। तो अन्नपूर्णा की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक आपको अन्नपूर्णा मंदिर भी दिख मिलता है। अन्नपूर्णा मंदिर की जब बात की जाए तो हमने कई बार बताया कि जहाँ पे
मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों को वितरित किया जाता है। यहाँ उलट होता है, यहाँ पे पहले भक्तों को प्रसाद वितरित कर दिया जाता है और बका हुआ जो हिस्सा होता है वो आपके मंदिर में चढ़ाया जाता है, चूंकि अन्नपूर्णा अर्थात अन्न की देवी। कई बार आपने सुना होगा यहाँ पे एक मंदिर, ध्यान रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या कहते हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा? तो ये अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका पुनर्निर्माण। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपने मूलगंध कुटी बिहार के बारे में सुना होगा। मूलगंध कुटी बिहार, ये किस लिए फेमस है? इसकी जब बात की जाए तो बुद्ध की जब बात करें तो यहाँ आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। तो ये लोकेशन कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको दिख मिलता है, खास आपने सुना होगा सारनाथ के अंतर्गत। सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ में इसकी अवस्थिति होती है। साथ ही अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, यहीं पर आपको किसका नाम, एक संकट मोचन हनुमान का भी मंदिर देख मिलता है। किसका? संकट मोचन हनुमान की जब बात की जाए तो संकट मोचन हनुमान मंदिर देख मिलता है। कई बार आपने सुना होगा यहीं पे तुलसी मंदिर भी आपको दिख मिलता है। और तुलसी मंदिर का मतलब आपने सुना होगा खास करके तुलसीदास से संबंधित है। खास आप भी जानते हैं चूंकि तुलसीदास ने क्या किया है? रामायण की रचना की है। तो तुलसीदास मंदिर यहाँ पे आपको प्रमुख रूप से दिख मिलता है। तो तुलसीदास मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे कहाँ पे हैं? बनारस में आपको दिख मिलते हैं। आगे की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य जो संपूर्ण सदस्यों की संख्या है वह कितनी है? आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो हमारी विधान परिषद है, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वह कुल मिला के आपको देखने को मिलती है। खास अगर देखा जाए तो इसका नाम परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संपूर्ण सदस्यों की संख्या नाम होता है 100, 106, 403 या फिर 104। अगर इसकी बात की जाए तो ये कितनी हो जाती है? तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में विधान परिषद के जो टोटल सदस्य होते हैं, कुल मेंबर्स की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या होती है? तो आज कुल मेंबर को आप भी जानते हैं। हमारी यूपी में देखिए, अगर हम सदनों की बात करें तो संख्या के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात आती है लोकसभा। लोकसभा में कुल आपके 80 सदस्य हैं, ये तो आप विधिवत तरीके से जानते हैं। और इसमें भी ध्यान रखिएगा 17 सीटें जो हैं वो आपके एससी के लिए रिजर्व करी गई हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में ही राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। आप कह सकते हो कि 31 सीट क्या है? यूपी की रिजर्व हो जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा के अलावा हमारा विधानसभा, आज विधानसभा की जब बात की जाए तो उसमें कुल सदस्य कितने हैं? 403 है। और 403 सदस्यों की जब बात की जाए तो उसमें खासा ध्यान रखिएगा, आपके 84 जो सदस्य हैं वो एससी के रूप में देख मिलते हैं और खास करके 2 सदस्य जो हैं वह आपके एसटी के रूप में क्या है? यहाँ पर रिजर्व हैं। तो कुल मिला के 86 सीटें जो हैं वो विधानसभा में रिजर्व हैं। फिर बचता है कौन? आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद की जब बात की जाए तो इसकी कुल सीटों की जो संख्या है वह वर्तमान में आपकी 100 होती है, क्योंकि किसी भी राज्य की विधानसभा का 1/3 आपकी विधान परिषद के रूप में आता है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो आज वर्तमान लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारी यूपी का, उसमें 100 सदस्य आपको दिख मिलते हैं। किसके माध्यम से बनाई जाती है? तो आपको कई बार हमने बताया है, संविधान का अनुच्छेद 169 ये संसद को पूरा पूरा अधिकार देता है कि वह चाहे किसी भी राज्य के लिए अलग से एक सदन डेवलप कर सकती है, जिसको हम विधान परिषद के रूप में जानते हैं। और विधान परिषद की जो संकल्पना होती है, जहां पे भी आपको द्विसदनीय व्यवस्था देख मिलती है, उस द्विसदनीय सदन के रूप में क्या होता है? इसका नाम देखने को मिल जाता है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो पहला सदन कौन सा होता है? पहला अनिवार्य सदन है जिसको हम नाम देते हैं विधानसभा। तो विधानसभा के साथ अगर कहीं पर क्या है, खास करके विधान परिषद है, तो उसको इस रूप में हम देख पाते हैं। हमारी यूपी का विधान परिषद कब डेवलप किया गया था? तो ये मुख्य रूप से 1921 में बनाया गया था। अंग्रेजी शासन की जब बात की जाए तो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत क्या किया गया था? इसको डेवलप किया गया था। और हमारी यूपी का विधानसभा कब बना था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1937 में बनाया गया था। ठीक है, 1937 की जब बात की जाए तो 1937 में हमारे यूपी का विधानसभा आपका बनाया गया। विधानसभा के परिप्रेक्ष्य एक नाम ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं कि इसके परिप्रेक्ष्य को आप भी जानते हैं कि ये मुख्य रूप से पहली बात तो ये भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की जब बात की जाए तो सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष पर, 2 वर्ष की जब बात की जाए तो 2 वर्ष के अंतराल पे 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? आपके स्वतः रिटायर होते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपके इन सदन की जब बात की जाए तो इन सदन का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो ये सदस्य कैसे चुने जाते हैं अगर इनकी बात की जाए तो इनकी श्रृंखला ध्यान रखिएगा। कुल मिला के अगर सदस्यों की बात की जाए तो पहला बिंदु आता है कितना? 1/3।
1/3 और फिर आपका 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3। फिर आपका किससे समित होता है, आपका 1/6 और फिर क्या होता है, आप कह सकते हो यहीं पर 1/6, ठीक है, 1/3, 1/6 और फिर क्या होता है 1/12। तो ये सदस्य कौन कौन से होते हैं, देखिए मुख्य रूप से अगर सदस्यों की बात करें तो 1/3 ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय होता है। स्थानीय निकाय मतलब आप कह सकते हो जैसे जिला बोर्ड, नगर पालिका, इन सबसे संबंधित आपके लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके चुने जाते हैं। 1/3 किससे आते हैं, तो जो राज्य की विधानसभा होती है उस राज्य की विधानसभा सदस्यों के माध्यम से 1/3 सदस्य क्या होते हैं इसमें चुने जाते हैं। 1/6 किससे आते हैं, तो यह आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति क्या हो चुका है, स्नातक परीक्षा पास कर चुका है और स्नातक को पढ़ाता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो टीचर है और ग्रेजुएशन वाले लोगों को पढ़ाता है। दूसरा क्या संदर्भ होता है कि 1/6 जो होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जो स्नातक पास हो चुके होते हैं, ठीक है, स्नातक पास हो चुके होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। फिर आपके कौन आते हैं, फिर आपका आता है 1/12 जो मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं, राज्य के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि इनको राज्यपाल के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सदस्यों की पूरी श्रृंखला होती है। स्थानीय निकाय 1/3 और 1/3 आपके विधानसभा, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पर आप कह सकते हो कि 1/6 स्नातक को लेकर के और फिर 1/6 आपके स्नातक पास को लेकर के, 1/12 आपके राज्यपाल के द्वारा। तो ये आपके सदस्यों की पूरी श्रृंखला होती है जिनका चुनाव खास करके 2 वर्ष के अंतराल पे आपको देखने को मिलता है। खासा 6 वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं और सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, सदन के ही बारे में कई बार पूछा गया है कि सदन के पहले सभापति कौन थे। तो पहले सभापति का नाम आपने सुना होगा, खास क्या नाम दिया जाता है, तो आपने नाम सुना होगा हमारे यहां पर किसके बारे में, चंद्रभाल के बारे में। तो चंद्रभाल की जब बात की जाए तो चंद्रभाल क्या थे, इस सदन के पहले सभापति थे। और वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान का नाम क्या है, तो आपने सुना होगा कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो ये वर्तमान क्या हो जाते हैं, ये वर्तमान में इसके सदन के सभापति होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैनचेस्टर किसे नाम दिया जाता है, उत्तर भारत में मैनचेस्टर किसे नाम दिया जाता है, यह नाम होता है कोयंबटूर, कानपुर, नोएडा या फिर आपके अहमदाबाद को। किसके रूप में, हमारे यहां पर जब हम बात करते हैं कोयंबटूर को लेकर के, ठीक है, कोयंबटूर की श्रृंखला क्या हो जाती है। तो कोयंबटूर मतलब ध्यान रखिएगा, अगर इस कोयंबटूर की बात करें, मैनचेस्टर, अगर मैनचेस्टर की बात करें तो ये इंग्लैंड का एक लोकेशन है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में ये जो लोकेशन है ना मैनचेस्टर, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे भारी मात्रा में आपके कपड़े का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इंग्लैंड में ये एक स्थल पड़ता है जहां पे अत्यधिक मात्रा में कपड़े का उत्पादन होता है। तो हमारे यूपी में भी कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में कपड़े उत्पादित होते हैं। तो खासा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है देश का, तो देश के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो देश का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। उत्तर भारत की जब बात की जाए तो उत्तर भारत के कानपुर को बोला जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की जब बात की तो दक्षिण भारत का कौन सा होगा, तो दक्षिण भारत का जो होता है वो आपका कोयंबटूर माना जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत का आपका क्या हो जाता है, कानपुर है, और दक्षिण भारत का क्या है, कोयंबटूर है। भारत का कौन सा है, तो भारत का आपका अहमदाबाद है। क्लियर। आज आप भी जानते हैं कि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर हमारे यूपी के लिए काफी फेमस होता है, क्योंकि मुख्य रूप से पहली बात तो यही होती है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, उद्योग नगरी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। उद्योग नगरी की जब बात की जाए तो उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर आपने सुना होगा इसी क्रम में कि यहाँ का क्या है, औद्योगिक निगम की जब बात की जाए तो औद्योगिक निगम भी यहाँ पे आपका स्थापित है। कानपुर की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर होजरी उत्पाद की जब बात की जाए तो होजरी उत्पाद का भी एक अच्छा सा खासा क्रम यहाँ पे आपको मिलता है। आपने सुना भी होगा हमारी यूपी की जब बात की जाए तो सूती वस्त्रों का एक अच्छा खासा उत्पादन यहाँ पे आपको देख मिलता है। आपको हमने कई बार बताया कि हमारी यूपी की बात की जाए तो जूट या पटसन की जब बात की जाए तो उससे संबंधित जो पहली मिल होती है वो भी यहाँ पे लगाई गई थी। ये भी एक तंतु बनाने का कार्य करती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, लाल इमली। लाल इमली की जब बात की जाए तो ये एक ब्रांड है। जैसे आजकल आप लोगों ने ब्रांड का नाम सुना होगा ना, किसके बारे में, हमारे यहाँ पर अलग अलग ब्रांड आते हैं, कौन सा है, एडिडास का, वुडलैंड का, रिबोक का, नाइक का। तो उसी तरीके से लाल इमली एक ब्रांड है जो कपड़ा बनाने का संस्थान के रूप में कह सकते हो, ब्रांड के रूप में जाना जाता है। ये कानपुर में ही स्थापित था। बेसिक आज कानपुर की जब बात की जाए तो कुछ शोध संस्थान, बिल्कुल आपका कहना सत्य है कि यहाँ पे गन्ना नहीं बल्कि चीनी शोध संस्थान की जब बात की जाए तो चीनी शोध संस्थान, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पर दलहन शोध संस्थान,
दलहन शोध संस्थान के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको आईआईटी कानपुर के अलावा हमारे यूपी का चंद्रशेखर के नाम से जो एक कृषि विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे हमने कई बार बताया हरकोट बटलर के नाम से एक आपका कृषि विश्वविद्यालय है। हरकोट बटलर के नाम से एक आपका क्या होता है, खास करके टेक्निकल विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से क्या होता है, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके नाम से क्या है, यहाँ पर एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, इन संस्थानों के अलावा अगर देखा जाए तो जेके कैंसर अस्पताल, जेके मंदिर, और जेके मंदिर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने भीतर गांव का मंदिर सुना होगा। तो भीतर गांव का मंदिर यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। एक पत्रिका ध्यान रखिएगा जो यहां से निकाली जाती थी, और उसकी जब बात की जाए तो आपने सुना होगा यह क्या नाम होता है, वह नाम होता है प्रताप। तो प्रताप की जब बात की जाए तो प्रताप की संकल्पना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है, और ये नाम किससे संबंधित है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो सीमा कहीं ना कहीं अन्य 4 राज्यों के साथ क्या करता है, स्पर्श करता है। और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से होता है, नाम होता है ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर आपके शामली के रूप में। क्या कहा जा रहा है, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में यह नाम प्रमुख रूप से होता है। खास करके अगर देखा जाए तो यह नाम, हाँ, बिठूर आपके कानपुर में देख मिलता है, बिठूर की संकल्पना भी आपके कानपुर से संबंधित है। कौन सा राज्य सीमा 4 अन्य राज्यों के साथ आपका स्पर्श करता है, इस नाम की जब बात की जाए तो ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर आपके शामली के रूप में, किस एक स्वरूप में इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। हमारी यूपी का कौन सा ऐसा लोकेशन है जो इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से पहचाना जाता है। कौन सा राज्य सीमा अन्य 4 राज्यों से क्या करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो आपको कई बार हमने सीमा के बारे में बताया भी है। वैसे सीमा का नाम तो आपने कई बार सुना भी होगा, क्योंकि आजकल सीमा चर्चा में भी है। क्यों, गेम खेलने के नाते अगर आप में कोई गुणवत्ता है, अगर आप में कोई योग्यता है, आप भी लगातार गेम खेलते रहिए, हो सकता हो कि आपको भी कोई सीमा मिल जाए। क्यों, क्योंकि आप तो सचिन हैं भाई, सीधी सी बात। झिंगुर जैसे, लप्पू जैसे भाई बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है, वही तो होता है। तो आप तो बेरोजगार है ना, तो गेम पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। केवल एक काम करिए, आप इस क्लास को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोशिश ये करिए कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ जरूर हमें पता है कि अध्ययन अगर आप लगातार करेंगे ना, तो उस दशा में क्या होगा, सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा। हो सकता हो विलंब जरूर हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, सीमा के बारे में। देखिए, सीमा का जो संदर्भ है यहाँ से हम आपको दर्शा देते हैं। ये वाला जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको आपने कई बार सुना होगा, सोनभद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सोनभद्र। आज सोनभद्र की जब बात की जाए तो इसकी सीमा जो होती है वो 4 राज्यों के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। किस किस नाम से, तो यहाँ पे बिहार, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे बिहार के साथ आपका झारखंड होगा, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ होगा, और छत्तीसगढ़ के अलावा आपका मध्य प्रदेश होगा। तो ये 4 राज्य क्या करते हैं, अपनी सीमा सोनभद्र के पास देखे मिलते हैं। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अगर इनकी बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खासा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो जिला है, अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ललितपुर के रूप में देख मिलता है। और ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर की संकल्पना क्या है, तो ललितपुर की संकल्पना आपको देख मिलती है कि ये मुख्य रूप से क्या है, ये 3 ओर से, किससे, 3 ओर से यह मध्य प्रदेश से घिरा है। ठीक है, मध्य प्रदेश से घिरा आपका क्या हो जाता है, 3 ओर से ललितपुर जिला देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला जिला, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है सहारनपुर। और इस सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, खासा यहाँ की जो सीमा साझा होती है, ये तो आपके हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, इन 3 के साथ क्या होती है, यहाँ पे सीमा साझा करती है। कल शायद आपने एपीएस वाला पेपर देखा भी होगा, और आप लोग क्लेम भी कर रहे होंगे, यहाँ पे ही वह चोटी है। क्या नाम है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कल परीक्षा ली गई थी और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु, तो आप उसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का
जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपने सुना होगा खासा कामोत बिंदु के रूप में। क्या बोलते हैं? खासा उसे कामोत बिंदु के रूप में नाम दिया गया। तो कामोत बिंदु की जब बात की जाए तो ये जो बिंदु है ये इसी सहारनपुर में पड़ता है, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। बल्कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो पहाड़ी का नाम क्या है? तो पहाड़ी आपने सुना होगा, ये यहाँ पे पड़ता है सोनभद्र जिले में, खास करके जिसे हम नाम देते हैं कैमूर सेड़ी। ठीक है, तो कैमूर सेड़ी की जब बात की जाए तो कैमूर सेड़ी की श्रृंखला खास ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से है? तो कैमूर सेड़ी के अंतर्गत ही आपने सुना होगा किसके बारे में? सोनाकर पहाड़ी। तो सोनाकर पहाड़ी की जब बात की जाए तो सोनाकर पहाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाती है? ये आपके कैमूर श्रृंखला के अंतर्गत आपको देख मिलता है। तो उसका संदर्भ अलग है, इसका संदर्भ अलग है, क्योंकि वो पहाड़ी है। और बिंदु की जब बात की जाएगी तो बिंदु क्या होगा? कामोत बिंदु होगा, जो आपके यहाँ पे अवस्थित है। तो जिले के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों की सीमा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ललितपुर, सोनभद्र और आपके सहारनपुर के रूप में। हालांकि 4 राज्यों के साथ सीमा जो साझा किया वह कौन होता है? तो वह आपका हो जाता है यही आपका सोनभद्र। सोनभद्र को हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या नाम देते हैं? तो इसे आपने नाम भी सुना होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जब बात की जाए तो स्विट्जरलैंड के रूप में नाम दिया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या एक नाम होता है? तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा, अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर देख मिलता है कि सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम प्रमुख रूप से हमारी यूपी में प्रमुख रूप से देख मिलता है। किस परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि यहाँ पे आपने रेणुकूट का नाम सुना होगा। रेणुकूट क्या संबंधित है? तो रेणुकूट में आपने देखा होगा थोड़ी बहुत मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट के अलावा तत्वों की जब बात की जाए तो आपने सिंगरौली का नाम सुना होगा। सिंगरौली में क्या होता है? सिंगरौली में थोड़ी बहुत मात्रा में कोयला पाया जाता है। और इसी सोनभद्र की जब बात की जाए तो आपने क्या नाम सुना होगा? रिहंद सागर के बारे में सुना होगा, जो आज यूपी के परिप्रेक्ष्य क्या नाम दिया जाता है? गोविंद सागर भी नाम दिया जाता है। गोविंद सागर, इवन कई बार इसे हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर नाम देते हैं, खास करके आपने सुना होगा कृत्रिम सागर। यूपी के परिप्रेक्ष्य में जो एक कृत्रिम सागर होता है जिसके मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। सोनभद्र के बारे में ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा रॉबर्ट्सगंज। तो रॉबर्ट्सगंज की जब बात की जाए तो रॉबर्ट्सगंज क्या है? रॉबर्ट्सगंज इस जिले का मुख्यालय है, और इसी जिले के मुख्यालय के परिप्रेक्ष्य यहाँ का एयरपोर्ट भी आपको दिख मिलता है। सोनभद्र के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने हाथी नाला का नाम सुना होगा। तो हाथी नाला नाम से क्या है? एक यहाँ पे बायोडायवर्सिटी पार्क भी आपको दिख मिलता है। तो हाथी नाला बायोडायवर्सिटी पार्क की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहीं से देखे मिलता है। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आलू उत्तर निर्यात जोन हमारे यहाँ पे देख मिलता है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन, ठीक है, आलू निर्यात जोन। आर्टिफिशियल इसे नाम क्यों दिया जाता है? सीन क्या है? आप भी जानते हैं कोई नदी बड़े तेजी से बह रही है, अच्छी बात है, लेकिन नदी के परिप्रेक्ष्य मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास हमने क्या किया, इस नदी को रास्ता रोकने के परिप्रेक्ष्य मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पहाड़ियां थी। ठीक है, 2 पहाड़ियां थी, अब नदी आराम से बही जा रही है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ नहीं किया, एक तो छोटा सा ऐसा बांध बना दिया। अब जैसे बांध बना देंगे तो उस दशा में क्या होगा? सीधे शब्दों में आप कह सकते हो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे पूरी तरीके से पानी का भरा हो जाएगा। अब ये जो पानी का भरा हुआ क्षेत्र है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया ना, मनुष्य के द्वारा इनडायरेक्टली बनाया गया। क्यों? क्योंकि बांध बना दिया हमने, रास्ता रोक दिया, तो ये जल भरा हुआ क्षेत्र जो हो जाता है वही कृत्रिम सागर हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ने रोक करके बनाया है, प्रकृति ने नहीं। तो ये नाम आपको दिख मिलता है। पहाड़ी यहाँ पे होती है छोटी छोटी, उसमें हमने बांध बना दिया है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हमारे कई सारे बड़े बड़े बांध बनने के नाते ही आजकल जो भूकंप वगैरह की संकल्पना है वो देख मिलती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब देखो भाई किसी भी क्षेत्र पे अगर आप दबाव बनाएंगे तो एक लंबे समय तक दबाव सहन से ज़्यादा हो जाता है। जैसे गुब्बारे को दबाइए, कितना देर दबा सकते हैं? एक लिमिट तक, उसके बाद फूट जाएगा। तो वही सीन होता है कि जब ज़्यादा दबाव होता है किसी एक चीज़ पे, आप समझिए आपके सर पे वजन चीज़ रखी गई है, कितना आप डावाडोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी दशा में क्या होता है, भूकंप वगैरह की जो गतिविधि होती है ना, चूंकि समुद्र के नीचे आप भी जानते हैं बहुत सारी प्लेटें हैं जिसके ऊपर हम लोग टिके हुए हैं, और नीचे तो पूरा लिक्विड है, तो उसी दशा में क्या होता है, कई बार हलचल हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी प्लेट करवट होती है, यहाँ आदमी ऐसे धड़कने लगता है दिल, हाँ आज तो बिल्कुल बच गए हैं, भगवान का कृपा रहा, खाली पंखवा डोल करके छूट गया है। ठीक है, किसी दिन गिर भी सकता है। बहरहाल आलू निर्यात जोन, अभी आपने सुना होगा शायद चाइना में कोई एक बड़ा सा बांध बना है, उसका नाम भूल रहे हैं, उसने तो इतना बड़ा बांध बना दिया कि उसके वजन के नाते पृथ्वी की गति कुछ माइक्रो सेकंड के लिए कम हो गई है। मतलब आप समझिएगा कितना बड़ा बांध बनाया उसने। आलू निर्यात जोन, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो आलू निर्यात जोन की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, आलू। आज आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, मम्मी ने लात मारा रो रहे थे।
तो आलू के बारे में ध्यान रखिएगा। आलू मुख्य रूप से आपने सुना होगा, पहली बात तो ये पेरू की फसल है। तो हमारे यहाँ पे कैसे आ गई? हमारे यहाँ पे आई एक्चुअली आप भी जानते हैं पुर्तगालियों के माध्यम से। पुर्तगाली लोग जब भारत में आए तो उन्होंने अपने साथ क्या किया, अच्छी खासी मात्रा में आलू लेकर के आए और हमारे देश की आज की विशेष फसल बना दी। तो बेसिक अगर देखा जाए तो अब पहली बात तो यही आती है कि आलू तो हमारे यहाँ पर पेरू लेकर आए, लेकिन आज उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्पादन के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश क्या है, इसमें उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा किस परिप्रेक्ष्य में, खास करके उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहला स्थान रखता है, लेकिन फर्रुखाबाद नाम ध्यान रखिएगा, जो फर्रुखाबाद नाम का जिला है वो क्या करता है, वो आपका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो जिले के रूप में अगर देखा जाए तो जिले के रूप में सबसे ज्यादा उत्पादन आपके फर्रुखाबाद जिले से किया जाता है। अब इसी आलू को, क्योंकि हम जितना उत्पादन करते हैं खाते हैं, जो बचा होता है उसे बेच देते हैं, तो जब बेचा जाता है तो वो कहाँ से बेचा जाता है, वो आपके आगरा से बेचा जाता है। और आगरा से जो बेचा जाता है उसे शुद्ध नाम दिया जाता है ताज ब्रांड। एक्चुअली आप भी जानते हैं आलू और आगरा, आगरा में ताजमहल है तो ताजमहल के नाम से एक ब्रांडिंग कर दी जाती है और इसे बेचा जाता है। खासा आज आलू की बात की जाए तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। उत्तर प्रदेश में क्या है, एक आपको आलू शोध संस्थान देख मिलता है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का जो आलू शोध संस्थान है वो बेसिकली ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से आपको देख मिलता है हमारे यूपी में। खास करके आपने नाम सुना होगा कहाँ पर, बाबूगढ़। बाबूगढ़, बाबूगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके मोदी नगर में पड़ता है। मोदी नगर क्षेत्र जो है आपके मेरठ का, वहां पे बाबूगढ़ है, वहां पे एक आपके यूपी का आलू शोध संस्थान है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अब बात आती है भारत का कहां पे है, तो भारत का जो एक शोध संस्थान है वो आपने सुना होगा शिमला। शिमला, और शिमला की जब बात की जाए तो शिमला जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक लोकेशन होता है कुफरी। तो कुफरी की जब बात की जाए तो कुफरी में एक देश का आलू शोध संस्थान आपको देख मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य एक खास करके पोटैटो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की बात चल रही है, और वो कहां पे स्थापित होगा, तो आपके आगरा में स्थापित किया जाएगा। तो दक्षिण एशिया का एक आलू को आधारित करते हुए सेंटर स्थापित किया जाएगा, वह कहां पे होगा, तो आपके आगरा में स्थापित होगा। आलू के बारे में आपने कई बार सुना होगा, इसके किस्मों के बारे में, जैसे कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना की जब बात की जाए तो आप लोग चिप्स खाते हैं नहीं, चिप्सोना आपने अक्सर देखा होगा, बकलोल लोगों को 5 रुपया 10 रुपये का पैकेट फाड़ करके खाते रहते हैं, उनका संदर्भ जो है वो इसी से है, क्योंकि सामान्य प्रकार के आलू छोटे छोटे होते हैं, उससे हम लोग चिप्स बना नहीं सकते, उसके लिए बड़े बड़े आलू की क्वालिटी की जरूरत होती है। तो कुफरी चिप्सोना का नाम ध्यान रखिएगा। कुफरी चिप्सोना के अलावा आपने सुना होगा कुफरी अलंकार के बारे में, तो कुफरी अलंकार का भी नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। बीमारी एक ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण होती है, और बीमारी की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है, तो आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर एक अगैता झुलसा, अगैता झुलसा, और एक नाम होती है पछैता झुलसा। अगैता झुलसा और पछैता झुलसा की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली हमारे यहाँ पर सर्दियों में पाला पड़ता है, तो पाला पड़ने के पहले अगर पत्तियां जल जाती हैं तो उसे अगैता झुलसा, और पाला पड़ने के बाद अगर पत्तियां जल जाती हैं तो उसे पछैता झुलसा, ये सामान्य रूप से हमारे यहाँ पर नाम दिया जाता है। और एक नाम आपने सुना होगा आलू का दिल करिया हो जाता है, ठीक है, तो वो क्यों होता है, तो खासा ध्यान रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट डिजीज। आपके शायद पीसीएस में ये क्वेश्चन आया भी था। ब्लैक हार्ट डिजीज की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, एक्चुअली आप भी जानते हैं कोई भी जो तत्व होता है ना, वो खास करके उत्पादन के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ऊर्जा क्या है, आप कह सकते हो कि मतलब अन्नों का ही एक भंडार ही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जब बात की जाए तो उसकी संकल्पना है। तो इसमें कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के प्रोसेस वगैरह होते हैं, कुछ रासायनिक गतिविधियां, सामान्यतः आपने देखा होगा कि इसको ठंडा घर में रखा जाता है, तो ठंडा घर में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जंगले भी बनाए जाते हैं ताकि जो इसकी ऊर्जा है वो बाहर निकलती रहे। लेकिन एक सीन ऐसा होता है कि जैसे मान लेते कोई दबा दिया गया है, और ऐसा दबा दिया गया है जहां तक ऑक्सीजन की पहुंच ही नहीं है, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जहां पर ऑक्सीजन की पहुंच नहीं होती है उस दशा में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये उसका हृदय करिया हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ब्लैक हार्ट डिजीज का नाम ध्यान रखिएगा। आलू की चूंकि बात चल रही है तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है किस प्रकार की फसल है, तो ये ध्यान रखिएगा ये तना वाली फसल है। हालांकि पैदा होती है जमीन में, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ये तना वाली फसल के रूप में जानी जाती है, ठीक है।
आगे की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। देश का पहला खास करके कृषि विश्वविद्यालय आपके स्थापित किया गया। अंकिता सिंह, जीतू मल्होत्रा, रजनीश तिवारी और क्या नाम है, यूपीएससी दंगल, ठीक है, विकास सिंह, जीतू मल्होत्रा, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं। तो एक काम जरूर करिएगा कि इस चैनल को भी लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस चैनल को साझा करें, ठीक है। और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी क्या करिएगा, खास सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि एक अब नई जिम्मेदारी आप सबके सम्मुख दिख रही होगी कि अब आपका परिवार 10,000 का होने जा रहा है। अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी संकल्पना आधारित कह सकते हो कि आपके लिए ही सारे संदर्भ आपको दिख मिलते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम हमें देखने को मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य राज्य स्तर संदर्भों को लेकर के। राज्य की जब बात की जाए तो राज्य को लेकर के एक नाम देख मिलता है और उस नाम को हम किस परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। प्रदेश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो उसका नाम संबंधित होता है प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। आज प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो उसका नाम किससे समित होगा, तो कई बार आपने सुना होगा ये किससे समित है, प्रदेश का नहीं देश का पूछा है। तो देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है, खासा ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना पंतनगर में करी गई थी। कब, 1960 में। 1960 की जब बात की जाए तो 1960 में पंतनगर में एक देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। क्या नाम दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से क्या होता है, यह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में क्या होता है, इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। और इसकी स्थापना कब करी गई, तो ये आप भी जानते हैं, यह 1960 में स्थापित हुआ। 1960 की जब बात की जाए तो 1960 में इसकी स्थापना पंतनगर में करी जाती है। तो ये देश का पहला था। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये यूपी का भी पहला था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो गया उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य, तो इस दशा में ये पूरी तरीके से उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। तो आज ये कहां पे है, यह उत्तराखंड में पड़ता है। अब हमारी यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात आती है यूपी में कौन हो जाएगा, तो यूपी के अंदर ध्यान रखिएगा, यूपी में कुल वर्तमान में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें अगर हम पहले की बात करें तो पहला कौन सा है, तो पहला आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो इनके नाम पे जो कृषि विश्वविद्यालय है खास करके कानपुर में, यह क्या होता है, यह यूपी का पहला होता है। फिर हमारे यूपी में आपने सुना होगा किसके बारे में, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम से किससे समित है, तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम पे जो स्थित है वो आपके फैजाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके फैजाबाद में। फैजाबाद के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है, आचार्य नरेंद्र देव के बाद आपने सुना होगा किसके बारे में, हमारे यूपी में बांदा कृषि विश्वविद्यालय। तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा किसके बारे में, मेरठ में। मेरठ की जब बात की जाए तो यहां पर आपने सरदार पटेल का नाम सुना होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से क्या होता है, एक आपका कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देखे मिलता है। तो इस तरीके से हमारे यूपी में 4 ये जो होते हैं, अगर इन 4 की बात की जाए तो ये जो 4 है ये किससे समित है, ये राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है, राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो 4 विद्यालय ये होते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए तो एक विद्यालय ध्यान रखिएगा जो खास करके आपके झांसी में स्थित है, क्या नाम होता है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये क्या होता है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में आपका क्या होता है, झांसी में स्थित है। और झांसी के अंदर ये जो स्थित है ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना 2014 में की गई। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, कहां से समित होता है, तो इसका संबंध हमारे यूपी में देख मिलता है, कहां पे, नैनी प्रयागराज में। नैनी प्रयागराज,
नैनी प्रयागराज की जब बात की जाए तो वहां पर किसका नाम है, तो वहां पे आपने नाम सुना होगा सैम हिंगिस बाटम। क्या कहते हैं, सैम हिंगिस बाटम। तो सैम हिंगिस बाटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये यूपी से ही संबंधित है, और इसकी जब बात की जाए तो ये क्या होता है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो यह एक क्या हो जाता है, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो नाम की जब बात की जाए तो नाम के लिए खासा ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह के नाम से है मेरठ में। मेरठ में तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है, ठीक है, मोदी नगर वाला जो है। चौधरी चरण सिंह के नाम पे जो मेरठ है ना, वो अलग विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय की संकल्पना है, ये कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, दोनों को अलग रखिए, मिलाइए ना। तो कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला जो स्थापित किया गया था, अगर उसकी बात की जाए तो वो पंतनगर 1960 में स्थापित हुआ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे। बाकी हमारी यूपी में 6 वर्तमान में होते हैं। क्रम से अगर नाम दिया जाए तो नैनी प्रयागराज में सैम हिंगिस बाटम, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में, और 4 ये आपके कानपुर, फैजाबाद, बांदा और मेरठ में। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि राज्य के अंतर्गत भूजल दिवस कब मनाया जाता है। राज्य के अंतर्गत भूजल दिवस कब आपका आयोजित किया जाता है। भूजल की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, भूजल दिवस। भूजल दिवस मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जब हम ग्राउंड वाटर को सहेजने की बात करते हैं, किसके बारे में, अपने यहाँ पे ग्राउंड वाटर को सहेजने की बात करें तो उसके लिए यह दिवस आपका आयोजित होता है। तो ग्राउंड वाटर डे के रूप में कब आपका आयोजित किया जाता है। वैसे हमारे यहाँ पर भूमिगत जल को बचाने के लिए, भूमिगत जल को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, खास करके आप कह सकते हो कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना चालू किया है। और ऐसे आर्द्र भूमियों के संरक्षण की जब बात की जाए तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ही आपने कई बार सुना होगा, क्या नाम आता है हमारे यहाँ पर, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन की जब बात की जाए तो रामसर कन्वेंशन संधि का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह इस परिप्रेक्ष्य आपको मिलता है। और रामसर कन्वेंशन की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित है, तो आप भी जानते हैं ये 2 फरवरी 1971 को आपको मिलता है। खासा इस 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो सीधे शब्दों में 10 जून कब होगा, 10 जून ये मनाया जाता है। देखिए कुछ दिवस को ध्यान रखिएगा, पहली श्रृंखला तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च, 22 अप्रैल और फिर आपका 22 मई। ये 3 तिथि आपके परीक्षा में कई बार पूछी गई है। 22 मार्च आपने सुना होगा ये जल दिवस होता है, 22 अप्रैल ये पृथ्वी दिवस होता है, और 22 मई ये क्या होती है, ये जैव विविधता दिवस होती है। तो पहली तिथि ये आपकी क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, 5 जून ये क्या होता है, ये पर्यावरण दिवस होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 7 जुलाई ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर वन सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाता है। अभी पीछे दिन बीता है 4 जनवरी ये क्या मनाया जाता है, तो ये ब्रेल लिपि दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ब्रेल लिपि दिवस हमने कई बार बताया। 15 नवंबर ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे यहाँ पर जनजातियों से संबंधित, आपने सुना होगा जनजाति गौरव दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अभी पीछे आपने देखा था किसके बारे में, 8 दिसंबर किससे संबंधित है, तो ये आपने सुना होगा वायुसेना दिवस के रूप में। वायुसेना दिवस की जब बात की जाए तो इसके रूप में आयोजित होता है। 31 मई इसका संबंध किससे है, तो ये तंबाकू निषेध से संबंधित है। तंबाकू निषेध की जब बात की जाए तो उसके लिए जाना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1 मई का नाम ध्यान रखिएगा, ये मजदूर दिवस के रूप में आयोजित होता है। किसके, मजदूर दिवस के रूप में आयोजित होता है। कई बार आपने सुना होगा 10 दिसंबर, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध मानवाधिकार दिवस के लिए, मानवाधिकार दिवस के लिए। मानवाधिकार के अलावा अगर देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पे एक दिवस आपने सुना होगा, काफी चर्चा में था, 5 अक्टूबर ये किस लिए, तो ये डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित किया जाता है, डॉल्फिन डे के रूप में। खास करके अगर यहीं पे देखा जाए तो 7 अगस्त काफी चर्चा में था। 7 अगस्त की जब बात की जाए तो ये आप भी जानते हैं, पहला तो भाला फेंक के लिए, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो हथकरघा होता है उस हथकरघा के लिए, तो हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस के रूप में आयोजित होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दिवसों के अंतर्गत ही अभी आपने सुना होगा 23 जनवरी का नाम। 23 जनवरी ये किस लिए है, तो सुभाष चंद्र बोस को आधारित करते हुए पराक्रम दिवस के रूप में इसको अनाउंस किया गया था। 23 के बाद 24 का नाम ध्यान रखिएगा, 24 हमारे यहाँ पर बालिका दिवस होता है। 24 के ही साथ ध्यान रखिएगा 13 फरवरी ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर महिला दिवस होता है।
और 8 मार्च का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी आपके क्या होता है, महिला दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा किसके बारे में, 14 सितंबर, ये किस लिए है, तो ये हिंदी दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा अभी हमारे यहाँ पर किसके रूप में, 31 अक्टूबर, ये किस रूप में, तो ये आपके एकता दिवस के परिप्रेक्ष्य आयोजित किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिवस के रूप में। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दिवसों के अंतर्गत ही आपने नाम सुने होंगे। अलग अलग दिवस की जब बात की जाए तो कुछ आपके बड़े फेमस होते हैं और जो परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उनके बारे में ऐसे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि हैं तो बहुत सारे दिवस, लेकिन बिंदुओं की जब बात की जाए तो बिंदुओं के रूप में ये कुछ दिवस आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस एक नदी को हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम संबंधित होता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, नर्मदा के रूप में, नर्मदा के अलावा यमुना के रूप में, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर आपके गंगा नदी के रूप में। हाँ बिल्कुल, 11 जुलाई को पॉपुलेशन होता है, 29 को टाइगर दिवस होता है, 12 अगस्त को आपके हाथी दिवस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही संदर्भ आपको देख मिलते हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होते हैं। अच्छा, कितना दिन लइका रहोगे, सज्ञान हो जाओ, बाढ़ो। ठीक है, अब उम्र बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी लेने की सीख करो। ठीक है, लइका दिवस जब देखो तब भी तम्बाकू खा के लइका दिवस। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में किसे हम प्रयुक्त करते हैं। इस नाम की जब बात की जाए तो इसका संबंध हमें देख मिलता है आपके नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा के रूप में। तो इस दिवस को आपने कई बार नाम दिया होगा, कई बार इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर इसके नाम की बात की जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो आप सदैव जानते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी को क्या करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेशनल वाटर हाईवेज संख्या 1। तो नेशनल वाटर हाईवे संख्या 1 की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक बिंदु ध्यान रखिएगा, 1620 किलोमीटर, कितना, 1620 किलोमीटर की दूरी क्या होती है, इसके माध्यम से तय होती है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो कहां से है, तो आज के संदर्भ में ये प्रयागराज से लेकर के आपके हल्दिया तक विस्तारित है। प्रयागराज से हल्दिया तक क्या है, इसको विस्तारित किया गया है। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसी परिप्रेक्ष्य आपने बनारस का नाम सुना था, तो इसी बनारस में क्या किया गया था, इसी क्रम में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल भी स्थापित किया गया था। मल्टी मॉडल टर्मिनल की जब बात की जाए तो इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। मल्टी मॉडल टर्मिनल इन द सेंस आप समझिएगा, टर्मिनल किसे कहते हैं, टर्मिनल आपने देखा होगा हवाई जहाज जहां पे रुकती है उसे ही तो टर्मिनल कहा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल टर्मिनल, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल। ठीक है, और टर्मिनल के परिपेक्ष को आप कह सकते हो कि जैसे हवाई जहाज हवाई अड्डे पे रुकते हैं, रेलवे की गाड़ी जंक्शन पे रुकती है, बस आपके अड्डे पे रुकता है, तो जो ये नौका होती है, आप कह सकते हो बड़ी बड़ी जहाजें, उनको क्या किया जाता है, ऐसे आपके बड़े बड़े बंदरगाहों पे रोका जाता है। तो उसी परिपेक्ष एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया, जिसके माध्यम से दो काम किया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सामान लादने वाली गाड़ियां होती हैं वो प्लेटफॉर्म से अलग होती हैं, देखा भी होगा। जैसे रेलवे के बारे में आपने देखा होगा कि जो गोदाम वाला होता है वो अलग होता है। हवाई जहाज में भी यही सीन है कि सामान लादा जाता है, कहीं पर सवारी बैठाई जाती है, कहीं पर। सेम पैटर्न बस अड्डे का भी होता है, हालांकि बस अड्डे में तो नहीं, लेकिन बस अड्डे में भी आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट नगर अलग होता है और सामान्य बस अड्डे अलग होते हैं। यहाँ पर जो सीन है, यहाँ पर मल्टी हो जाता है। जैसे कभी कभी रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो जो इंजन के पीछे वाला गाड़ी होता है उसमें आपने देखा होगा 4-6 जो बोरी वगैरह होती है ना, आपके टीटी वगैरह के माध्यम से, गार्ड वगैरह के माध्यम से रखा जाता है। आप देखते होंगे कि यहाँ सामान लादा जा रहा है, मोटरसाइकिल या लादा जा रहा है। तो उसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो बनारस में एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की जा रही है जहां पर आपके सवारी भी जाएंगे और जहां से आपके सामान भी लादे जाए, तो मल्टी मॉडल हो गया। ठीक है, दोनों काम एक जगह हो जाएंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो अब इसी परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में रहा, खासा आपने सुना होगा, गंगा विलास क्रूज सेवा। तो आज गंगा विलास क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो उसका मंतव्य क्या है, तो इसी से संबंधित एक बड़ी व्यवस्था चालू की गई है, करीब करीब 3200 किलोमीटर दूरी का ये पूरा मंतव्य साधेगा। और इसकी जब बात की जाए तो कहां से इसका विस्तार है, तो ये बनारस से इसका विस्तार है, और बनारस से लेकर के कहां तक जाएगी, तो यह आपके डिब्रूगढ़ तक जाएगा। डिब्रूगढ़ आज आप जानते भी हैं असम के अंतर्गत पड़ता है। तो राजधानी बांग्लादेश की जब बात की जाए तो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है उसको भी ये कनेक्ट करेगा, और इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ असम तक क्या होगा, इसका पूरा पूरा विस्तार आपको देखने मिलेगा। तो गंगा का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है,
वैसे यमुना नदी वगैरह के ऊपर भी हमारे जलमार्ग डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रयागराज से लेकर के खास करके दिल्ली तक की कनेक्टिविटी डेवलप करने की बात चली है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहला बनग्राम हमें कौन सा देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहला बनग्राम हमें देखने को मिल जाता है। यह नाम है सोनभद्र, भदोही, हमीरपुर या फिर आपके चित्रकूट के रूप में। ये नाम संबंधित हमें देखने को मिलता है। आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में इसका नाम क्या हो जाता है, किस नाम से? खास करके अगर बिंद की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से अंकुर अग्रवाल। भैया एक तो कोनो यूपी जी की किताब ले लो और का बताएं, जल्दी खत्म करने के लिए हम का ही कहें, कोनो शॉर्टकट की थोड़ी ना है, नहीं तो इतने जल्दी कोई समाप्ति का आधार है। ठीक है, या जो आती नहीं पतली सी मैगजीन टाइप की किताब 20-30 पन्ने वाली ले लीजिए, क्योंकि उसमें सारी सूचनाएं समग्र रूप से होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से ख़त्म करना है तो फिर वही एक तरीका है। बैच वैसे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैच से क्या करोगे, बैच में कोई भी व्यक्ति पढ़ाएगा तो कितनों कम पढ़ाएगा भाई, 20-30 घंटा 40 घंटा तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। फिर उसके आधार पे प्रैक्टिस सेशन और दुनिया भर का ये वो, तो उससे बेहतर है कि आप कोई किताब ले लो। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम शुद्ध रूप से बात करें कि पहला बनग्राम कौन सा देखने को मिलता है। पहला बनग्राम बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर जो बिंदु देख मिलता है मुख्य रूप से आपने सुना होगा ये सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र में कौन सा जिला है, तो सोनभद्र में एक छोटा सा गांव है बेलहती। बेलहती, आज बेलहती की जब बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, यूपी का पहला बनग्राम। यूपी के पहले बनग्राम की जब बात की जाए तो उसे क्या नाम देते हैं, बेलहती के रूप में जाना जाता है। बेलहती का संदर्भ कहां से होगा, तो पहली बात ध्यान रखिएगा सोनभद्र में क्यों है, क्योंकि सोनभद्र हम पूरी तरीके से स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला यूपी का बनग्राम है। अच्छा, ग्रामों से ही नाम याद आता है, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा हमारे यूपी का पहला जलग्राम। तो यूपी का जलग्राम कहां से समित है, तो ये आपको आपके बांदा में देख मिलता है। बांदा में आपने सुना होगा जखनी नाम का गांव है। ठीक है, तो जखनी गांव की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, जखनी बांदा में। और यही बांदा से ही आपने सुना होगा इसके डेवलपमेंट के लिए जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है उमा शंकर पांडे। उमा शंकर पांडे, उमा शंकर पांडे की जब बात की जाए तो ये जखनी से ही संबंधित है, जिनको हम यूपी का जल पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जल पुरुष की भी संज्ञा दे देते हैं। हमारी यूपी का पहला डिजिटल गांव, तो यूपी का जो पहला डिजिटल गांव है उसे किस रूप में जान दिया जाता है, तो उसके बारे में आपने सुना होगा कहां से समित है, तो ये हसुड़ी अवसनपुर के रूप में। किसके, हसुड़ी अवसनपुर की जब बात की जाए तो हसुड़ी अवसानपुर खासा ये सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर जिले की जब बात की जाए तो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। हसुड़ी अवसानपुर के अलावा अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ददरी कला का नाम आपने सुना होगा। ददरी कला, यहाँ पे ये गांव क्यों चर्चा में था, क्योंकि हमारे यूपी का जो एक सौर संयंत्र लगाया गया था, अगर उसकी बात की जाए खासा आपने सुना भी होगा, ये 100 मेगावाट का आपका मिर्जापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ददरी कला की जब बात की जाए तो मिर्जापुर में जब आपके फ्रांस के आए थे इमानुएल मैक्रो, उनके साथ इसको डेवलप किया गया था। हमारे यूपी का पहला खेल गांव कहां से है, तो पहला खेल गांव जो है वह आपके आगरा के अंदर पड़ता है, जो राज्य सरकार के द्वारा डेवलप है। लेकिन अभी एक गाजियाबाद की संस्था है, उसने एक खेल गांव को डेवलप किया है और उसका नाम है खेड़ी बिरानपुर। खेड़ी बिरानपुर की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। हमारे यूपी का जो मुजफ्फरनगर जिला है वहां पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे गाँव को आपने सुना होगा। इवन आपने सुना होगा आरओ जल। आरओ जल के लिए अगर देखा जाए तो बरेली नाम के जिले में एक नाम आपको सुनने में आया होगा, क्या नाम था उसका, हम नाम भूल रहे हैं उसका। बरेली जिले के अंदर ये आपका गांव पड़ता है, जिसने पूरी तरीके से अपने गांव में आरओ प्लांट की पानी की व्यवस्था भी करा रखी है। अगर किसी को याद आएगा तो बताएगा, हमें वो नाम भूल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आपके क्या हो जाते हैं, गांव आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनका संबंध क्या है, जिनका संबंध अपने आप में काफी यूनिक होता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बिंदु के रूप में उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व किसके रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व यह हमें देखने को मिलता है।
रजनीश तिवारी आर ओ का पेपर है। बिल्कुल गुरु, मेहनत करेंगे तो क्यों ना होगा, हम इतने जानते हैं। दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ही नहीं था, केवल उसकी एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी, एक उसका संकल्प था। और आप भी जानते हैं कि उसने 16 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं ना, 1 साल, 16 साल लगातार पत्थर की गुरूर को चूर दिया था। तो हम लोग भी तो मनुष्य हैं भाई, दशरथ मांझी से भी हम लोग एडवांस हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। आप भी देखे होंगे उनकी जो पूरी प्रकृति थी, घमौर जिले में कनेक्टिविटी नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई पर्याय नहीं, जानकारी तक नहीं। क्योंकि अगर जानकारी होती तो वो दुनिया भर का तकनीकी इस्तेमाल करते। गूढ़ रहस्य जो उनकी ठेठ भाषा में कह सकते छीनी हथौड़ी, उसी से उन्होंने उसको तोड़ डाला था। हमारे पास तो फिर भी हम मनुष्य प्रवृत्ति में एडवांस प्रवृत्ति में है। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास संसाधनों का पूरा एक आधार है, हमें जानकारियों का एक विशेष क्रम प्राप्त है, तो हम तो अपने आप को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आर ओ की संकल्पना कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं होती है। बॉलीवुड के चक्कर में ना फंसिएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि बॉलीवुड तो एक संदर्भ है, एक तरफ हमारे सत्तू भैया को दिखाती है, तो एक तरफ क्या करता है, आपके 12th फेल को दिखा देता है। उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व यह मुख्य रूप से हमें देखने को मिल जाता है। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है, तो आपने कई बार सुना होगा अमनगढ़ के अंतर्गत। अमनगढ़ की जब बात की जाए तो अमनगढ़ में क्या है, अमनगढ़ बिजनौर। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में आपने कई बार सुना होगा 3 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं यूपी के टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या होती है, 3 टाइगर रिजर्व हमारे यूपी में देखने को मिलते हैं। और ये 3 टाइगर रिजर्व के अलावा अभी आपने सुना होगा एक नया टाइगर रिजर्व स्थापित कर दिया गया। तो इस कारण से अभी यूपी में क्या हो जाते हैं, यूपी में जो टाइगर रिजर्व की संख्या होती है वह कुल मिला के क्या हो जाती है, आप कह सकते हो 4 टाइगर रिजर्व होते हैं। ठीक है। तो 4 टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो उसमें खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी में खास करके पहला कौन सा है, तो पहले की जब बात की जाए तो आपने दुधवा के बारे में सुना होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ से, आपके यूपी में लखीमपुर खीरी जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दुधवा के अलावा खासा ध्यान रखिएगा किसके बारे में, हमारी ही यूपी से आपने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह पीलीभीत जिले में पड़ता है, अमनगढ़ में बिजनौर हो जाता है। और अभी आपने सुना होगा चौथा, चौथे की जब बात की जाए तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में। रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना अभी हाल फिलहाल में आपके चित्रकूट में स्थापित किया गया, और जो देश के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ये 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ का नाम ध्यान रखिएगा, अभी इसका नाम परिवर्तित किया गया है, इसे न्यू कार्बेट टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है, न्यू कार्बेट टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। क्योंकि टाइगर की बात चल रही है तो यहीं पे ध्यान रखिएगा 29 जुलाई, 29 जुलाई ये हमारे यहाँ पर टाइगर दिवस के रूप में आपका डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, टाइगर की ही बात चल रही है तो आपने एक नाम सुना होगा, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया, तो ये आपके 1973 में चालू किया गया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, भरतौल नाम देख मिलता है। ठीक है, तो भरतौल का नाम ध्यान रखिएगा, ये बरौली में पड़ता है। ठीक है, तो 29 जुलाई टाइगर रिजर्व के रूप में, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत आपका चालू किया गया, ताकि हम अपने यहाँ पे टाइगर वगैरह की संख्या को क्या करें, विशेष तौर पे डेवलप कर पाए, उनकी संख्या को बढ़ा पाए। खासा आपने सुना होगा इसी परिप्रेक्ष्य में टाइगर रिपोर्ट वगैरह भी निकाली जाती है। और वर्तमान अगर टाइगरों की संख्या की जब बात की जाए तो रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य 3167 हमारे पूरे भारत में क्या है, बाघों की संख्या आपको दिख मिलती है। एक नाम ध्यान रखिएगा, इटावा। इटावा की जब बात की जाए तो वहां पे आपने बबर शेर सफारी पार्क का भी नाम सुन रखा होगा, जो हमारे यूपी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे मंतव्यों को देखने के लिए ही हम अलग अलग बिंदुओं के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बाकी अब आज के सेशन को अब हम यही विराम देंगे। पुनः आप सबसे मुलाकात होगी रात के 9 बजे वाले सेशन में, जहां पर एक एक बिंदुओं को, एक एक संदर्भों को आधारित करते हुए हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रही बात क्लास की पीडीएफ, तो आप भी जानते हैं ये टेलीग्राम चैनल जो होता है इसके माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाती है। और भी कोई विशेष पहलू, कोई विशेष संदेश होता है तो आप निश्चिंत होकर के बड़े स्वच्छंद मन से क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। उसको भी हम क्या करते हैं, आप सबके साथ देखने की कोशिश करते हैं, उसे रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। बाकी बार बार कहना होता है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।
अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन के माध्यम से कनेक्ट किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। आपके पर्याय के लिए हम पूरे संकल्पना के साथ यहाँ पे तत्पर होते हैं। अभी आपको 7 बजे से मैथ की क्लास देख मिलेगी, तो उसके क्रम में आप जुड़िएगा, और बाकी रात 9 बजे से आपका यूपी जीके का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बार बार हम कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च क्या करना है, तो सीधे शब्दों में आपको सर्च करना है एक बिंदु जिसका नाम होता है जीके जीएस बाई अमित पांडे। तो जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं, पूरा क्या होता है, ये मंतव्य आपके सम्मुख आ जाता है। और यहाँ पे तो अब आपके लिए विधिवत तरीके से आपकी परीक्षा को ही ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे सेशन के माध्यम से आपको थ्योरी कराने की बात चल रही है, जैसे यूपी का मंडल संभाग, 17वीं वन रिपोर्ट, रामसर स्थल, यूनेस्को। मतलब हमारा ये मंतव्य है कि आपको यूपी में कोई फेल ना कर पाए, ठीक है। सीधे शब्दों में जीके जीएस को याद कराने के लिए आपके साथ अलग अलग बिंदुओं का ट्रिक वगैरह, फिर आपके लाइव क्लासेज के माध्यम से और भी चीज़ों को यहाँ पे कवर कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे कल मुलाकात होगी, एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए, एक एक क्रम को निर्धारित करते हुए, ठीक है। चलिए तो फिर आज के बिंदु को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।